बात दलहन की, किसानों की। लोकसभा में आज तूर यानी अरहर दाल की खरीद का मामला उठा। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज इस मामले को सदन में उठाया। उन्होंने विदेश से आयात के मुकाबले तूर अरहर दाल की अधिकतम खरीद किसानों से करने की मांग की। उनकी इस मांग का जवाब दिया केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने। केंद्रीय मंत्री ने खड़गे की इस मांग पर सहमति जताई। बताया कि 20 लाख टन दाल के बफर स्टॉक में 10 लाख टन से ज्यादा दाल की खरीद किसानों से ही हुई है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाल ही में अपनी मन की बात में दलहन का जिक्र कर चुके हैं। किसानों को बधाई दे चुके हैं, जिनकी कड़ी मेहनत के चलते इस साल खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन होगा। प्रधानमंत्री के मुताबिक किसानों ने कड़े परिश्रम से ही दलहन का रकबा बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने ही दलहन के अधिक उत्पादन की अपील भी की थी। इस बार 270 मिलियन टन खाद्यान्न के उत्पादन की उम्मीद है, जो रिकॉर्ड बताया जा रहा है। इसी सब का नतीजा है कि सरकार कोई नए आयात का फैसला भी नहीं कर रही है। जो पुराने फैसले हैं सिर्फ उन्हीं को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब जरूरत ही नहीं है बाहर से आयात करने की दलहन के संदर्भ में। दरअसल महंगाई को काबू में रखने के लिए बफर स्टॉक के निर्माण का फैसला लिया गया था, विशेषकर दलहन के बफर स्टॉक को बनाने के लिए। दालों के आयात के लिए हाल ही में मोजाम्बिक के साथ भारत ने समझौता भी किया था, लेकिन दूसरी तरफ देश के किसानों को भी बड़ी राहत दी थी। दलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सरकार ने काफी ज्यादा बढ़ोतरी की। साल 2013-14 में अरहर का एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य 4300 रुपए प्रति क्विंटल था, जो 2016-17 में बढ़कर 4600 रुपए प्रति क्विंटल हुआ है, बोनस अलग से। तब जाकर यह रकम 4600 के पार बैठती है। अब साल 2016-17 में दलहन के 200 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य है, जिसे 2020-21 तक बढ़ाकर 240 लाख टन करना है। ध्यान हो कि बीते साल 220 रुपए प्रति किलो तक ये दाल बिकी थी, तूर अरहर दाल, लेकिन अब मार्च में तूर और अरहर दाल का थोक मूल्य 45 रुपए प्रति किलो है। उन सब कैसे आप देखते हैं सर इस मुद्दे को? और जो बात सरकार ने बताई कि अपने 10 लाख टन किसानों से खरीदना था, 14 लाख टन से ज्यादा हम किसानों से अच्छी बात है, उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन एक बात, ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है जी, वही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रखता है। आज सरकार ने अच्छा कदम उठाया। न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दे रहे हैं, 46 रुपए मिलेगा मुझे लगता है किलो, 5050 बोनस जोड़ के। हाँ, बोनस छोड़ के मिलेगा 50 रुपए किलो हो गया, समझ 50 रुपए 50 पैसा तो बचेगा, किसान बचेगा। यही चीज हमें सब जगह इंप्लीमेंट करनी होगी। और सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है मेरा, क्यों ज्यादा उपज आई? प्रकृति ने साथ दिया, बारिश ठीक हुई, सब हुआ, लेकिन हमारे मन में, किसान के मन में क्या आता है? पिछले साल 200 रुपया भाव था तो सभी ने तूर लगा दी, अरहर लगा दिया। बिल्कुल। अब परेशानी है कि उपजाऊ ज्यादा आ गया, भाव गिर गए बाजार में, फिर किसान तकलीफ में आ गया। इसके ऊपर मैंने परसों जब भाषण किया डिमांड ऑफ ग्रांट फॉर एग्रीकल्चर पे, मैंने क्लाइमेट चेंज से लेकर सारे मुद्दे उठाए थे। उसमें मैंने ये कहा कि सरकार को जैसे गन्ने के बारे में, ये जो सारी गन्ने की क्रशिंग कंपनी है, शुगर इंडस्ट्रीज है, वो कंट्रोल करती है कि भाई किसान को तुम्हारे 10 एकड़ का गन्ना मैं उठाऊंगा, तो 15 एकड़ लगाएगा, नहीं उठाऊंगा, उतना ही मैं उठाऊंगा। तो कंट्रोल आ गया, 10 एकड़ गन्ना लगाओ। मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं, मुझे लगा आज भाव ज्यादा है सोयाबीन का, मैंने सोया लगा। कपास का भाव भाई इस बार ज्यादा, कपास लगा दी। इस बार ये हमारे तूर दाल का भाव ज्यादा था, ज्यादा लगाई। फिर जब उपज आने के बाद में भाव गिर जाता है तो किसान मरता है। और इसमें दो चीजें, इसके लिए एक कंट्रोल नियोजन की आवश्यकता है, लागत के नियोजन की आवश्यकता जिला स्तर पर, तालुका स्तर पर होनी चाहिए। और दूसरी बात, कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर किसानों को मिला तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा, मुझे विश्वास। लेकिन सर 4300 रुपए प्रति क्विंटल 2013-14 में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इस बार 5050 रुपए बोनस जोड़ के लगभग 750 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा। दलहन के पिछले एमएसपी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो हमें लगता है कि संभवतः सबसे बड़ा इजाफा ये इस बार का होगा। इस एमएसपी की भूमिका को भी आप कैसे देखते हैं किसानों में उस आत्मविश्वास को जगाने के लिए कि हाँ, हमें दलहन के क्षेत्र में जाना चाहिए, क्योंकि अब सरकारी दाम हमें ज्यादा दे रही है? नहीं, यही तो पहले अभी दलहन अब फायदे का सौदा है, घाटे का सौदा नहीं। यही गड़बड़ होगी, वही गड़बड़ होगी। या तो हम एक्सपोर्ट करने के लायक होने चाहिए, तो फिर सरकार के लिए भी अच्छा। हम बफर स्टॉक बना के, स्थिति में तो है ही नहीं सर, बफर स्टॉक बना के सर, हाँ, बफर स्टॉक बना के भी तकलीफ में आएंगे। क्योंकि पता नहीं बफर स्टॉक बनाने के लिए इतने अच्छे गोडाउन है क्या, जो कि प्रिजर्व, क्योंकि वहां भी चूहे भी है, चोरी चटका सब होने वाला है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि इसके नियोजन की आवश्यकता ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन इस नियोजन में मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर प्रोडक्ट में, हर उपज में बढ़ना चाहिए। लेकिन इस नियोजन का हिस्सा क्या ये नहीं हो सकता कि हम अपनी दलहन की जरूरत का जो 20-30% इंपोर्ट पर निर्भर रहते हैं,
अगर हम अपने किसानों को ही इस तरीके से प्रेरित करते रहें और माहौल इस तरीके का ही उनको देते रहें कि खेती फायदे का सौदा लगे, तो हम कम से कम हमारी जो आयात पर निर्भरता है वो खत्म हो जाए। क्योंकि जैसे ये खबर आती है कि भारत में मानसून गड़बड़ा रहा है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दलहन के दाम तुरंत बढ़ जाते हैं और वो 5,000 रुपए प्रति क्विंटल की चीज हम 10,000 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदने को मजबूर होते हैं, क्योंकि फिर यहाँ सावन साहब मुद्दा उठाएंगे लोकसभा में, दाल महंगी है। आप उस राज्य से आते हैं जहां पे दलहन की खेती होती है, महाराष्ट्र में दाल होती है काफी। जो कदम सरकार ने उठाए हैं पिछले दिनों में, जिसमें आम आदमी किसान की आमदनी को दुगना करने का लक्ष्य है, लेकिन उस दिशा में जो कदम उठे हैं, जिसमें सॉइल हेल्थ कार्ड की बात है, नीम कोटेड यूरिया की बात है, जिसमें ट्रेडिशनल कृषि विकास योजना की बात है, जिसमें फसल बीमा योजना की बात है और ई मंडी की बात है, उसका दायरा लगातार अभी हालांकि बढ़ रहा है। क्या आपको लगता है कि नीतियों के स्तर पर कुछ ऐसा हो रहा है कि आने वाले दिनों में कम से कम किसानों की मुश्किलें कुछ कम होंगी? मुश्किलें कम हो सकते। सरकार ने जो सारी योजनाएं लाई उसका अगर अमल 100% हो तो मुश्किलें कम हो। वो तो राज्यों को ही करना है, महाराष्ट्र को ही करना है। शुरू कर देता हूँ। जैसे उस दिन मैंने कहा कि हेल्थ कार्ड और सॉइल हेल्थ कार्ड की बात आई। आज आप किसी भी किसान से पूछिए, मैंने महाराष्ट्र में जानकर, मैंने खुद के किसान, मेरी खुद की खेती में मैंने पूछा, भैया सॉइल हेल्थ कार्ड कब दोगे? आज वो नहीं हुआ। जब तक सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं मिलता, क्या भाई बहू मैं कौन सी उपजाऊ मैं ले लूं, उसके ऊपर मार्गदर्शन नहीं मिलता। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड इज मोस्ट इसेंशियल और इसलिए सरकार ने जो योजना बनाई उसका स्वागत है, उसका इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें राज्यों की भूमिका भी अहम है। जैसे तो मध्य प्रदेश आखिर जिम्मेवार बनता है। जैसे मध्य प्रदेश क्या करेगी, सरकार की आलोचना भी करते हैं सर, इस दिशा में कैसे आप देखते हैं? अच्छी बात है, मैंने वही तो बोला ना, मैंने एंसिलरीज की बात की थी। आज जानवर नहीं किसानों के घर में, सब जो ट्रैक्टर आए, सब आए। अब गोबर अगर लाना है किसान के लिए, खाद के लिए, खेती के लिए खाद चाहिए, गोबर, तो गोबर कहाँ है? तो उसके पीछे और भी एक दूसरी बात मुझे पहले करनी थी कि जैसे हमने दाल को सुरक्षित किया, वैसे ही हमें कैश क्रॉप की जो बात की, अभी हमने खजूर की अच्छी बात की। यहाँ देखिए महाराष्ट्र में प्याज, टमाटर, अंगूर, अभी इनकी खेती भी ऐसी है कि किसान पूरी वो अंगूर की खेती कर लेता है। प्राकृतिक आपदा आई तो बेचारा घाटे में गया। वहां कोई एमएसपी नहीं है। बिल्कुल, प्याज वो रास्ते में फेंक के जाता है, टमाटर रास्ते में फेंक के जाता है। वो तस्वीर भी बताती है कि किस तरीके से नीतियों पर अभी ज्यादा काम करने की जरूरत है। क्या करेगा बिल्कुल, लेकिन अगर दलहन के संदर्भ में आज के इस मुद्दे को देखें तो यकीनन बड़ी उपलब्धि देश के किसानों की रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, न सिर्फ खाद्यान्न का, दलहन के संदर्भ में भी, और उसके पीछे एक वजह मिनिमम सपोर्ट प्राइस का इजाफा भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्नकाल में उठे एक और मुद्दे की। लोकसभा में आज सरकारी औद्योगिक इकाइयों पर प्रश्न पूछा गया। बंद पड़े सरकारी उपक्रमों के जीर्णोद्धार के लिए सरकार की योजना को लेकर था सांसद। तो जहां संभावना है वहां रिवाइवल के संदर्भ में सरकार आगे बढ़ रही है। अरविंद सावंत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सावंत साहब ने भी इसको लेकर सवाल पूछा संबंधित मंत्रालय से। सर, कैसे आप देखते हैं सरकार की इस पूरी रणनीति को, नीति आयोग की सिफारिशों को? 2014 में सरकार बनी और उसके बाद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के अभिनंदन के प्रस्ताव पर मैंने भाषण किया था। उस वक्त मैंने कहा था कि पहले वाली सरकार की गलतियों से बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग घाटे में गए हैं जी। आपको उनको ताकत देने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश उस तरह से कदम उठे नहीं कुछ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, घड़ी बनाना, होटल चलाना, ये कोई धंधा नहीं है सरकार का, वो समझ सकता हूँ। लेकिन जो सेवा कार्य करने वाले हैं, जैसे हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स है, टेलीकॉम इंडस्ट्री है, रेल है, ठीक है, ये सारी चीजों के ऊपर सरकार को ताकत देने की आवश्यकता है। आज मैं क्या देख रहा हूं कि पिछले 2.5 साल से मैं खुद भी प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अभी तक वो ताकत नहीं मिली। एक उदाहरण के तौर पे देता हूं कि एमटीएनएल 2008 तक प्रॉफिट में थी। 2008 में 3G की ऑक्शन आ गया जी, और कंपनी को कहा कि अपनी सरकार, वो सरकार थी, उन्होंने कहा कि आप टेंडर नहीं भरोगे और जो भी हाईएस्ट टेंडर रहेगा कब आएगी उतना पैसा आप भी दे दोगे। अब आ गया हाईएस्ट टेंडर 10,000 करोड़, तो कहने लगे अभी आप दे दो। कंपनी के मालिक कौन? सरकार है। सरकार ने नहीं पैसे दिए। सरकार ने कहा कंपनी कहीं से भी पैसा खड़ा करे। अब कंपनी गई मार्केट में, 10,000 करोड़ रुपया लोन लिया, उसका ब्याज हो गया 100 करोड़ रुपया, 1,000 करोड़ रुपया। क्या हो गया? उसी दिन कंपनी घाटे में गए, उसके बाद में उठकर नहीं आई, जिस पर हमारी आज की सरकार के लोग भी आलोचना करते थे। अब हम सत्ता में आए, उनको ताकत देने की आवश्यकता है। हम फाइनेंशियल जिनका पोटेंशियल है रिवाइवल होने का, लेकिन जिनका पोटेंशियल नहीं है, पुनरुद्धार होने की ताकत रखती है, जिनका जीर्णोद्धार होने की जिनमें ताकत नहीं बची नहीं, उनका तो मैं समझ सकता हूँ ना, मैं उसके लिए ना। और जो सरकार, मैंने ये प्रस्ताव दिया कि भाई जो कंपनियां बंद, उसके एसेट है आपके पास, ठीक है,
अब लेकिन उस एसेट का आप क्या कर रहे हो जी। अभी आपको बताता हूँ इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री उसकी बहुत एसेट्स है। बिल्कुल आज का जमाना आया मोबाइल का, कल वो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर करते थे, क्यों हम नहीं देते कि उनको आप भी मोबाइल मैन्युफैक्चर करो, मेक इन इंडिया कंप्यूटर मैन्युफैक्चर। टाटा नमक भी बेचता है, गाड़ियां भी बेचता है। ठीक है, आपका ऐसी संभावनाएं हो सकती है। उसमें थोड़ा सा विस्तारित करे। मैंने एक अच्छा प्रस्ताव दिया उसमें कि ये सारी जो कंपनियां बंद पड़ी उसके जो एसेट्स है जी, उस एसेट को आप सेल करिए, खासकर जमीन का क्या बेहतर इस्तेमाल हो सकता है और उससे क्या रिवाइवल हो सकता उसके है से वो, और जो प्रॉफिट मेकिंग है जी। उनमें से 10% बीच में एक कॉर्पस बनाए और उस CSR कॉर्पस में से जो कंपनी को, क्योंकि सरकार पैसे दे नहीं सकती, ताकत नहीं है, जहां जरूरत है वहां दिए तो ये पैसा उस कॉर्पस से उस कंपनी को दे दो ताकि उसकी रिवाइवल हो जाए। जिस सरकार की नीति निजीकरण से लेकर सार्वजनिक उद्योग में आ गई। पहले ये सारे प्राइवेट थे, पेट्रोलियम कंपनीज प्राइवेट थे, बैंक प्राइवेट थी, इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट थी, सबको हमने उद्योग सार्वजनिकीकरण कर दिया, पब्लिक सेक्टर में लाया। अब उल्टी नीति चल रही है, सबको प्राइवेट करने की कोशिश हो रही है। अब प्राइवेट में इन्होंने अभी एक उदाहरण दे दिया, नोकिया हमारे यहाँ मद्रास में बंद पड़ी, 5000 लोग एक ही दिन में बेरोजगार हुए। अब आप जो सोच रहे हैं ना वीआरएस ने सही फरमाया, आप सोचिए 40 साल की उम्र में अब वो क्या करेगा? हमने कभी सोचा वीआरएस? तो मैंने आज पूछा मंत्री जी को, समाधान होता है बोले दूध दर्द होता है, वेदना होती है। एक बात जब आती है ना तो उसमें वीआरएस एक ठीक है भैया, लेकिन उससे आगे उसको फिर खड़ा करना है, ये कोशिश होनी चाहिए। एक बात कहना चाहूंगी, अगर उद्योग नहीं चल रहा है, अगर कर्मचारी वहां बैठा है और उसको लंबे टाइम से वेतन नहीं मिल रहा है, वो बेहतर बात है या वो कहीं उसको छोड़कर अपना कोई दूसरा प्रयास करे, ये बेहतर है? अच्छा सवाल उठा है। मेरा कहना है 45 साल की उम्र में क्या प्रयास करेगा बताओ? नहीं, 45 साल की उम्र में 45 साल सर्विस कर चुका है और वही काम जानते हैं, वही काम दे रहे। हमें माफ कीजिए, इसी के साथ चर्चा को यहीं विराम देना होगा। सेंट्रल का बहुत सारे बहुत दिन से वो फैक्ट्री बंद है जो वहाँ के सुन ले, एक बात आपसे मैं कह रही हूँ, जैसे मैं शुरू से सिलाई करती हूँ, कपड़े सिलती हूँ, खुदा न खास्ता मेरी आंखों से दिखना बंद हो गया या मेरा हाथ कट गया, अब मैं स्विंग मशीन पे काम नहीं कर सकती हूँ, तो क्या मैं घर बैठ जाऊंगी, ये सोचूंगी कि मुझे आएगा कोई फीड करके? कुछ और विकल्प ढूंढूंगी। हाँ, मैं ढूंढूंगी, मनुष्य ढूंढता है। समय पूरी तरीके से, माफ कीजिए सावंत साहब, समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। कुछ चीजों पर चर्चा कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम जरूर कर लेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन तीनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने अपना अपना अनुभव दर्शकों के साथ साझा किया, अपनी अपने बातें की, अपना अपना पक्ष रखा। उम्मीद करते हैं आपको चर्चा पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।